वेलकम स्टूडेंट। हम आज पढ़ेंगे उपभोक्ता की बचत। उपभोक्ता आर्थिक इकाई के दो महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं, उत्पादनकर्ता और उपभोक्ता। तो उपभोक्ता की बचत की अवधारणा के अंतर्गत हम देखेंगे उपभोक्ता की बचत का अर्थ और उसके संबंध में दिए गए सिद्धांत। सर्वप्रथम प्रोफेसर मार्शल ने उपभोक्ता की बचत अवधारणा को प्रस्तुत किया था। उपभोक्ता की बचत का अर्थ को स्पष्ट करते हुए उन्होंने अवधारणा प्रस्तुत की कि एक उपभोक्ता वस्तु के उपभोग के लिए कितना भुगतान करने के लिए तैयार है और वह वास्तव में कितना भुगतान करता है। इन दोनों का अंतर ही उपभोक्ता की बचत कहलाता है। अर्थात उपभोक्ता अपनी उपयोगिता के आधार पर, वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता के आधार पर वह वस्तु के लिए कितना भुगतान मुद्रा के रूप में करने के लिए तैयार होता है और वास्तव में जब उसे मार्केट प्राइस पर वह वस्तु की मात्रा क्रय करने पर कितना भुगतान करता है। इन दोनों का जो अंतर होता है वही हमारी उपभोक्ता की बचत कहलाता है। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि यदि कोई उपभोक्ता है, मान लीजिए उसे वस्तु से 100 रुपये के बराबर उपयोगिता की प्राप्ति होती है। उस वस्तु के लिए वो 100 रुपये का भुगतान कर सकता है, परंतु जब वह वस्तु को क्रय करता है, उस वस्तु की प्राइस के लिए वह 90 रुपये का भुगतान करता है, तो 100 माइनस 90 बराबर 10 रुपये उसकी उपभोक्ता की बचत कहलाता है। अर्थात वह वास्तव में कितना भुगतान करने के लिए तैयार है उपयोगिता के आधार पर और वास्तव में कितना भुगतान कर रहा है। इन दोनों का अंतर ही उपभोक्ता की बचत कहलाता है। इसको हम एक सूत्र के रूप में देख सकते हैं। मार्शल ने उपयोगिता के सीमांत तुष्टि गुणों के आधार पर उन्होंने उसके सूत्र बताया है। सीमांत तुष्टि गुणों उपभोक्ता की बचत बराबर सीमांत तुष्टि गुणों का योगफल माइनस कीमत इंटू खरीदी गई इकाइयों की संख्या। सीमांत तुष्टि गुणों का योगफल जितना उसे उस वस्तु से मिलने वाली कुल उपयोगिता है। सीमांत तुष्टि गुण अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली उपयोगिता में कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि, तो उन सब उपयोगिता का योग हो गया हमारा कुल उपयोगिता माइनस वास्तव में कितना भुगतान किया। वास्तव में भुगतान करने वाली स्थिति को हम देखेंगे कि वस्तु की कीमत और वस्तु की खरीदी गई इकाइयों की संख्या, कि वस्तु की जितनी कीमत है और उसने जितनी इकाइयाँ खरीदी है, इनको इंटू करके हम उसका क्रय भुगतान की स्थिति को देख सकते हैं। तो फाइनली हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है, उपभोक्ता की बचत बराबर सीमांत तुष्टि गुणों का योगफल हमारा कुल उपयोगिता होता है, तो TU माइनस P इंटू क्यू, अर्थात कुल उपयोगिता माइनस प्राइस इंटू क्यू, ये आपकी वस्तु को क्रय की गई इकाइयों की मात्रा है। वस्तु पर किया गया कुल व्यय है कि वस्तु की कितनी कीमत थी और उपभोक्ता ने उसकी कितनी इकाइयों को क्रय किया है। तो उपभोक्ता की बचत का ये फॉर्मूला है। उपभोक्ता की बचत को हम मार्शल और हिक्स के दृष्टिकोण से देखेंगे। मार्शल ने मांग वक्र के अधीन क्षेत्र के आधार पर उपभोक्ता की बचत को स्पष्ट किया है। प्रस्तुत चित्र में हम देखेंगे कि D1 हमारा मांग वक्र है और हमारा एक्स अक्ष पर क्वांटिटी वस्तु की मात्रा ली है, वाई अक्ष पर हमने कीमत और सीमांत तुष्टि गुण को लिया है। कंज्यूमर सरप्लस को देखें तो TU माइनस PQ, TU होगा हमारा ODSM, ये हो गया हमारे कुल उपयोगिता। मांग वक्र के आधार पर हम देखेंगे कि वस्तु के उपभोग से उसे कितनी उपयोगिता मिल रही है, ODSM, और वास्तव में PQ वो कितनी कीमत का भुगतान कर रहा है, तो कीमत हुई उसकी OP और वस्तु की मात्रा उसने क्रय की OM। तो इन दोनों को इंटू करके अर्थात इस पूरे क्षेत्र को बताते हुए हम कह सकते हैं P इंटू क्यू। P हो गया आपका OP और आपके खरीदी गई मात्रा वस्तु की OM, या इसको हम SM के संदर्भ में कह सकते हैं, तो OPSM ये वस्तु की क्रय की गई मात्रा है। तो इस आधार पर उपभोक्ता ने वस्तु से मिलने वाली सीमांत तुष्टि गुण के आधार पर वस्तु के लिए कितना भुगतान करने के लिए तैयार था, ODSM, और वास्तव में वह कितना भुगतान करता है, OPSM। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो जो ये रेखांकित क्षेत्र है DPS, ये हो गया हमारा कंज्यूमर सरप्लस। ये हुई हमारी उपभोक्ता की बचत।
उपभोक्ता की बचत के संदर्भ में एक पॉइंट का अध्ययन किया जाता है कि यदि कीमत में परिवर्तन होगा तो उपभोक्ता की बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वैसा ही आपका चित्र है कि आपने एक्स अक्ष पर क्वांटिटी है, वाई अक्ष पर प्राइस ले रखी है, डी डी आपका मांग वक्र है। स्टार्टिंग में जब हमारी कीमत को यदि हम देखें, ओपी वस्तु की कीमत है और उपभोक्ता ई बिंदु पर संतुलन में है और ओ क्यू मात्रा खरीद रहा है। यदि वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है कि वस्तु की कीमत पी से घट करके पी ज़ीरो हो जाती है तो उपभोक्ता उस वस्तु की मांग मात्रा को बढ़ा देगा। सामान्यतः मांग का नियम है वस्तु की कीमत में कमी, मांग मात्रा में वृद्धि, तो नया संतुलन हो जाएगा ई ज़ीरो। तो पी ज़ीरो की कंडीशन देखें तो कंज्यूमर सरप्लस जब ओ पी पर था तब हमारा डी पी ई की कंडीशन थी। जब पी ज़ीरो पे हो जाएगा तो हमारा डी पी ज़ीरो ई ज़ीरो की कंडीशन हो जाएगी। अर्थात कीमत कम हुई तो उपभोक्ता की बचत में वृद्धि हो गई। डी पी ई से एरिया बढ़ करके डी पी ज़ीरो ई ज़ीरो हो गया। तो फर्स्ट कंसेप्ट हो गया कि यदि वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उपभोक्ता की बचत में वृद्धि होती है कि वस्तु की कीमत का जितना उसने सोचा था उससे यदि और उसे अधिक कम यदि भुगतान करना पड़ता है तो उसके पास नेचुरल है उपभोक्ता की बचत है वो अधिक होगी। विपरीत अर्थ में देख सकते हैं यदि वस्तु की कीमत में वृद्धि हो गई कि वस्तु की कीमत ओपी से बढ़ कर के OP1 हो गई तो उपभोक्ता की बचत जो होती है वो DP1E1 हो जाती है, यानी उपभोक्ता की बचत में कमी हो जाती है। तो वस्तु की कीमत में वृद्धि हुई तो उपभोक्ता की बचत में कमी हो जाती है। पिछले एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि उसने वस्तु के तुष्टि गुण के आधार पर 100 रुपये भुगतान करना चाहता था। 90 रुपये यदि भुगतान करता है तो 10 रुपये उसके पास उपभोक्ता की बचत हुई। सपोज़ 90 रुपये से यदि वस्तु की कीमत बढ़ कर के 95 रुपये हो जाती है तो उसके पास जहाँ पहले 10 रुपये बचे थे अब उसके पास केवल 5 रुपये बचेंगे। अर्थात कीमत में वृद्धि तो उपभोक्ता की बचत में कमी। तो इस प्रकार कीमत में परिवर्तन और उपभोक्ता की बचत पर दोनों में विपरीत संबंध होता है। कीमत बढ़ती है तो उपभोक्ता की बचत में कमी होती है, कीमत कम होती है तो उपभोक्ता की बचत में वृद्धि होती है। उपभोक्ता की बचत को हम हिक्स विधि के आधार पर देख सकते हैं। प्रोफेसर हिक्स ने अंतिमान वक्रों की सहायता से अपने उपभोक्ता के व्यवहार को स्पष्ट किया था। तो प्रस्तुत चित्र के आधार पर हमने IC1 पर उपभोक्ता है जिस पर उपभोक्ता आर बिंदु पर संतुलन में है। इस आर बिंदु पर संतुलन के आधार पर उपभोक्ता OS मुद्रा का भुगतान करके OQX वस्तु की इकाइयों को क्रय कर रहा है। जब उसे इतना क्रय कर रहा है अर्थात मार्शल के अकॉर्डिंग देखें तो ये इतना भुगतान करने के लिए वास्तव में तैयार है, परंतु जब उसे बाज़ार कीमत का ज्ञान होता है, बाज़ार कीमत लाइन हमारी AB लाइन है, इस आधार पर बाज़ार कीमत की जब ज्ञान होता है तब उस आधार पर उसका संतुष्टि का स्तर है वो IC2 पे हो जाता है। IC2 पर H बिंदु पर संतुलन में है तो इस H बिंदु के आधार पर वह OT मुद्रा का भुगतान करके OQX मात्रा को क्रय करता है, यानी मात्रा वही है लेकिन उसके लिए पहले से उसे कम मुद्रा का त्याग करना है। मुद्रा को हम इस रेफरेंस से देखेंगे कि पहले वो AS मुद्रा का त्याग कर रहा था, अब केवल AT मुद्रा का त्याग कर रहा है और उसका संतुष्टि का स्तर भी बढ़ गया क्योंकि वो IC1 से IC2 पर आ गया। तो जो HR है दोनों इंडिफरेंस कर्व का डिफरेंस है, वर्टिकल हम देखें और इसको हम वाई अक्ष के संदर्भ में देख सकते हैं TS, तो ये हमारे उपभोक्ता की बचत होगा। अर्थात जब उसे कीमत का ज्ञान नहीं था वह वस्तु के भुगतान के लिए आर बिंदु पर संतुलन में था। कीमत का ज्ञान होने पर उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में वह पहले की तुलना में कम मुद्रा का त्याग कर रहा है। पहले AS कर रहा था, अब AT कर रहा है, तो दोनों का जो डिफरेंस है TS या जिसको हम कह सकते हैं HR हमारी उपभोक्ता की बचत होगा। तो उन्होंने बहुत सरल तरीके से अंतिमान वक्रों के माध्यम से उपभोक्ता की बचत को स्पष्ट किया। अब लास्ट पॉइंट हमारा देखेंगे उपभोक्ता की बचत का उपयोग या महत्व। कुछ पॉइंट हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका जल हीरा विरोधाभास समस्या का समाधान, कि उपभोक्ता की बचत के आधार पर आप जल हीरा विरोधाभास को हम स्पष्ट कर सकते हैं। जल हीरा विरोधाभास को हमने पहले भी इस पर डिस्कशन किया था। ये एक मुख्यतः एक विरोधाभास की स्थिति है कि जल है उसकी कुल उपयोगिता ज़्यादा होती है लेकिन सीमांत उपयोगिता कम होती है, और हमने देखा है कि वस्तु की कीमत का निर्धारण जो होता है वो सीमांत उपयोगिता से होता है, इसलिए कीमत कम होती है।
कीमत कम होगी तो उससे अधिक उसको उपभोक्ता की बचत होगी। दूसरी तरफ हीरा जो है उसकी कुल उपयोगिता कम है लेकिन सीमांत उपयोगिता ज़्यादा है, कीमत ज़्यादा होगी तो उसको कम उपभोक्ता की बचत होगी। तो उपभोक्ता की बचत के आधार पर हम इसको स्पष्ट कर सकते हैं कि जिस वस्तु की कीमत कम होगी तो उससे उपभोक्ता को अधिक बचत होगी, जिस वस्तु की कीमत ज़्यादा होगी उससे उसको कम उपभोक्ता की बचत होगी। दूसरा पॉइंट है वस्तु के उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य के अंतर को स्पष्ट करना, कि वस्तु का उपयोग मूल्य होगा जो वास्तव में अपनी तुष्टि गुण के आधार पर उपभोक्ता निर्धारित करता है, और विनिमय मूल्य जिस मुद्रा के आधार पर जिस आधार पर वह वस्तु का एक्सचेंज करता है, वस्तु मुद्रा दे करके वस्तु को प्राप्त करता है। तो विनिमय मूल्य के अंतर को स्पष्ट होता है कि उस वस्तु का उपयोग मूल्य क्या था और विनिमय मूल्य क्या था। वास्तव में इन दोनों का अंतर ही हमारा उपभोक्ता की बचत होता है। तीसरा पॉइंट है राजकोषीय नीति के निर्माण में महत्व। राजकोषीय मार्शल का दृष्टिकोण है, उन्होंने तीनों उद्योगों के संदर्भ में इसको स्पष्ट किया था। राजकोषीय नीति के संदर्भ में कहा जा सकता है कि 3 प्रकार के उद्योग होते हैं: स्थिर लागत उद्योग, ह्रासमान लागत उद्योग और वर्धमान लागत उद्योग। स्थिर लागत उद्योग के संदर्भ में कहा जा सकता है कि इन उद्योग पर राजकोषीय नीति के तहत कर देना और सब्सिडी देना, टैक्स और सब्सिडी देना दोनों ही सामाजिक कल्याण में सहायक नहीं होता है, क्योंकि दोनों से ही उपभोक्ता की बचत में हानि होती है। दूसरी तरफ वर्धमान लागत उद्योग की स्थिति है, उनकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है। उस संदर्भ में राजकोषीय नीति के निर्धारण से देखा जा सकता है कि यदि उन पे टैक्स लगाया जाता है तो उपभोक्ता की बचत में कम हानि होती है, और सब्सिडी यदि दी जाती है तो उसके उपभोक्ता की बचत में भी लाभ कम होता है। अर्थात वर्धमान लागत उद्योगों पर करारोपण से सामाजिक कल्याण में वृद्धि होती है। तीसरा ह्रासमान लागत उद्योग के इनके संदर्भ में कहा जाता है कि सामाजिक कल्याण की दृष्टि से आवश्यक है कि यदि इन उद्योगों को सब्सिडी दी जाएगी तो उससे कंज्यूमर सरप्लस में लाभ होगा, इससे सामाजिक कल्याण में वृद्धि होगी। तो स्पष्ट है कि स्थिर लागत उद्योग पर टैक्स और सब्सिडी प्रदान करना सामाजिक कल्याण में सहायक नहीं होता है। वर्धमान लागत उद्योगों पर टैक्स लगाए जाने चाहिए, और ह्रासमान लागत उद्योग वाले उद्योगों को उनको सब्सिडी प्रदान करनी चाहिए, तभी आपका कंज्यूमर सरप्लस है वो बढ़ेगा। फोर्थ पॉइंट है लागत लाभ निर्धारण में उपयोग, कि कॉस्ट और प्रॉफिट का जो डिफरेंस है उसके निर्धारण में भी कंज्यूमर सरप्लस है उसका महत्व होता है, कि उसके आधार पर उपभोक्ता की बचत का निर्धारण होता है, जिसके माध्यम से बाजार व्यवस्था है वो गतिशील होती है। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उपयोग, जो हमारे सामान्यतः 2 पक्षों के बीच देखा जाता है, वही हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में भी उपयोग के दृष्टिकोण से देखा जाता है, कि वस्तु के उपयोग से वास्तव में कितनी जो वस्तु हम आयात कर रहे हैं उससे हमें कितनी उपयोगिता मिल रही है और वास्तव में हम कितना भुगतान कर रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उपयोग किया जाता है कि यदि हमारे यहाँ उसकी कॉस्ट ज़्यादा है और हमारा उत्पादन करने में कॉस्ट ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी उस लेवल की नहीं है, तो हम उसको आयात कर सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी इस आधार पर उसका उपभोक्ता की बचत का महत्व को देखा जा सकता है। लास्ट है हमारा एकाधिकारी द्वारा कीमत निर्धारण में महत्व। एकाधिकारी बाजार अर्थव्यवस्था बाजारों के प्रकारों के संदर्भ में एक बाजार व्यवस्था है। एकाधिकारी मोनोपोली, जिसके अंतर्गत केवल वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है, उसे एकाधिकारी कहते हैं। तो एकाधिकारी जब भी वस्तु की कीमत का निर्धारण करता है तो चूँकि उसका वस्तु की कीमत पर पूर्ण नियंत्रण होता है, तो उसको निर्धारण करने में वो उपभोक्ता की बचत को ध्यान में रखता है, कि यदि उपभोक्ता कीमत निर्धारण करने में उपभोक्ता की बचत का भी दृष्टिकोण होता है। कीमत विभेदीकरण करता है, जब एक ही वस्तु के जब विभिन्न कीमतें रखता है तो उस संदर्भ में भी उपभोक्ता की बचत को ध्यान में रख करके ही वस्तु की कीमत का निर्धारण करता है। तो इस प्रकार उपभोक्ता की बचत के उपयोग और महत्व पर हमने चर्चा की। इसके उपभोक्ता की बचत के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस भी आते हैं, जिनके बारे में हम जब डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तब उसके साथ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तब हम उसके साथ उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।